है कि जो एनवायरनर है वो किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये एनवायरनर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट आपका सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे लिख रहा है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट शब्द है ये लिया गया है एनवायरनर भाषा, सॉरी शिट। ठीक है, जो एनवायरनमेंट शब्द है या एनवायरनमेंट वर्ड है ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज के एनवायरनर शब्द से या एनवायरनर वर्ड से लिया गया है ना पता नहीं क्या हो रहा आज मुझे। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट शब्द है बेसिकली, ठीक है, ये फ्रेंच भाषा के या फ्रेंच लैंग्वेज के एनवायरनर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, तो ये जो एनवायरनर यहाँ पे लिख रहा है ना, इसका मतलब होता है, लिख लेना आप कहीं पे, इसका मतलब होता है घेरना। ठीक है, तो एनवायरनर का मतलब होता है घेरना, इसीलिए एनवायरनर से ही बना हुआ है एनवायरनमेंट। ठीक है, और अगर एग्जाम में ये पूछने के लिए आए कि जो एनवायरनर है वो किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, या एग्जाम में अगर पूछने के लिए आ जाए कि जो शब्द एनवायरनमेंट है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये याद रख लेनी है दो चीजें, कि जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा के या फ्रेंच लैंग्वेज के एनवायरनर वर्ड से या फिर एनवायरनर शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शब्द जो है वो हिंदी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो इंग्लिश में जो एनवायरनमेंट है वो आपको पता चल गया कि फ्रेंच लैंग्वेज के एनवायरनर शब्द से बना हुआ है। अब अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी में इसको पर्यावरण बोलते हैं, तो पर्यावरण जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो देखो यहाँ पर पर्यावरण अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो गया पर्या या परि, ठीक है, और आवरण। ठीक, तो पर्यावरण जो है वो परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारा सी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पर्यावरण है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है ना, तो परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है वही आवरण, मतलब कि कवर बेसिकली, है ना। तो चारों तरफ का जो कवर है उसको पर्यावरण बोलते हैं अगर हम हिंदी में बात करें तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का जो अंग्रेजी रूपांतरण है, यानी इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो इसकी तो कोई वो ही नहीं है ना, तो टुच्चू सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ हुई। अब ये पूछ रहे हैं विश्व स्तर पर कहाँ से प्रारंभ हुई। ठीक है, यहाँ पर है ना आपको दो चार चीजें मैं बता देती हूँ, आपको सारी की सारी चीजें याद रख लेना। देखो सबसे पहले पर्यावरण में सोच कहाँ पर प्रारंभ हुई, यानी पर्यावरण के बारे में सबसे पहले किसने सोचा या किस कंट्री ने सोचना स्टार्ट करा कि पर्यावरण जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जो पर्यावरण है उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, वरना हम सब लोग जो है वो यहाँ पे जीवित ही नहीं रह सकते, है ना। तो ये जो सोच है पर्यावरण के बारे में वो सबसे पहले फिनलैंड जो कंट्री है वहां से स्टार्ट हुई थी, तो हमको याद रख लेना है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज देखें तो सबसे पहले अगर हम महत्व की बात करेंगे, जो पर्यावरण का महत्व है उसको सबसे पहले किसने सोचा, किस साइंटिस्ट ने सोचा, या किस साइंटिस्ट नहीं, हम दार्शनिक बोलेंगे या फिर फिलोसोफर बोलेंगे, है ना। तो आपको याद रखना है कंट्री फिनलैंड थी, और जो दार्शनिक थे वो कौन थे, तो दार्शनिक थे रूसो। ठीक है, रूसो के बारे में आपको पता होगा, काफी पुराने दार्शनिक है ना, तो दार्शनिक थे रूसो, आपको ये याद रख लेना है। फिनलैंड याद रख लेना है, रूसो याद रख लेना है, जो कि पहले दार्शनिक थे बेसिकली, है ना। अब एक और चीज आ जाती है कि जो बेसिकली पर्यावरण शिक्षा है ना, उसका भी आ जाता है बहुत, कि पर्यावरण शिक्षा जो है उसकी डेफिनेशन किसने दी थी, तो पर्यावरण की डेफिनेशन दी थी एक फिलोसोफर थे विलियम स्टॉप, उन्होंने, तो आपको याद रखना है विलियम स्टॉप ने सबसे पहले पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा दी थी, और इनकी जो परिभाषा थी विलियम स्टॉप की, ये एक लेख था जिसमें छपी थी, और उस लेख का नाम था एजुकेशन डाइजेस्ट। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रख लेनी है ना। फिनलैंड कंट्री थी, रूसो पहले दार्शनिक थे। अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें, पर्यावरण शिक्षा की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन सबसे पहले विलियम स्टॉप ने दी थी, और ये जिस लेख में छपी थी उसका नाम एजुकेशनल डाइजेस्ट था। ठीक है, और इसके अलावा ना एक और चीज आपको याद रख लेना है, ठीक है, जो एक और चीज है बेसिकली वो है कि सबसे पहले, अच्छा वो तो हाँ हमने याद कर लिया कि रूसो ने, है ना। तो नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के महत्व को सर्वप्रथम रेखांकित करने वाले दार्शनिक जो थे वो कौन थे, रूसो थे, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा पर सर्वप्रथम लेख जो है वो किसने लिखा था, है ना। पर्यावरण शिक्षा पर लेख की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो लेख है वो किसने लिखा था, स्वान ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था,
स्वान ने, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, आपको एक चीज याद रख लेनी है, यहाँ पर लिख रहा है पर्यावरण शिक्षा पर लेख किसने लिखा था, है ना। तो लेख तो लिखा था स्वान ने, लेकिन अगर पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा की बात आती है तो परिभाषा लिखी थी विलियम स्टाफ ने, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, याद रख लेना। लेख लिखा था इन्होंने, स्वान ने, ऐसे स्वान याद रख लेना, ज्यादा बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ स्वान ही आ जाए आपके एग्जाम में, है ना, ये आगे वाला दे ही ना। तो लेख लिखा था सबसे पहले पर्यावरण शिक्षा पर स्वान ने, जबकि जो परिभाषा है वो दी थी विलियम स्टाफ ने। और ये दोनों ही चीजें, चाहे सबसे पहले लेख हो, है ना, चाहे सबसे पहले परिभाषा हो, ये दोनों ही चीजें एजुकेशन डाइजेस्ट जो पुस्तिका है या पत्रिका है या लेख है, उसमें दोनों की दोनों चीजें सबसे पहले उसी में ही छपी हुई हैं, क्योंकि पहले वही ही एक चलता था, है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा सर्वप्रथम किस लेख में छपी थी, है ना। तो किसमें छपी थी, एजुकेशन डाइजेस्ट में, दोनों चीजें एजुकेशन डाइजेस्ट में ही है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी, तो परिभाषा सबसे पहले किसने दी है, विलियम स्टाफ ने दी है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण उन सभी, अच्छा ये यहाँ पे ना अभी स्टेटमेंट आ गए हैं, तो आपको स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे कि जो स्टेटमेंट है कौन सा वो किसने दिया है, ठीक। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है हमारा, पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी और अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। किसने बोला है ये, तो ये बोला है हर्स्कोविट्स ने, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीवों के पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है, ये किसने बोला है, तो ये बोला है फिटिंग ने। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पर्यावरण एक वाह शक्ति है, हमें प्रभावित करती है, ये वाला जो कथन था ये किसका था, तो ये था रॉस का। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैसे बी की जगह पर है ये। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। ये जो कथन है ये किसका है, तो ये कथन है बोरिंग का। हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा पर सर्वप्रथम ध्यान दिया गया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा के ऊपर है ना एक सम्मेलन हुआ था, बेसिकली स्टॉकहोम करके एक वो है सिटी है, वहां पर स्टॉकहोम में, है ना। तो आपको याद रखना है अमेरिका में है ये स्टॉकहोम। तो सबसे पहले ध्यान दिया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन में, है ना। तो आपको याद रखना है सबसे पहले ध्यान गया स्टॉकहोम सम्मेलन में। और ये जो सम्मेलन है ये हुआ कब था, 1972 में, ठीक है। तो 1972 और यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टॉकहोम, क्योंकि सिटी का नाम भी पूछने के लिए आ जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन, है ना। पूरा आप लिख लेना, मेरे को अभी माउस से इतना लिखा नहीं जाएगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, वहां पर सबसे पहले ध्यान दिया गया, ठीक है। अब इसके अलावा ना एक और चीज आ जाती है कि जो पर्यावरण शिक्षा है ना, पर्यावरण के ऊपर तो सबसे पहले ध्यान दिया गया 1972 स्टॉकहोम में, या पर्यावरण शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान दिया गया, है ना। लेकिन एक चीज आ जाती है कि पुष्टि इसके लिए कब हुई, पर्यावरण शिक्षा के लिए, है ना। सबसे पहले ध्यान तो स्टॉकहोम में हो गया, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है ना, 1972 में। लेकिन दूसरी चीज आ जाती है कि पुष्टि कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। बेसिकली बच्चों को पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए। इस चीज के बारे में जो डिस्कशन हुआ था या पुष्टि हुई थी, ये हुई थी विल्सी सम्मेलन में, ठीक। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रख लेना। देखो तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक स्टॉकहोम सम्मेलन है, दूसरा विल्सी सम्मेलन है और तीसरा है तिवसिली सम्मेलन, है ना। तो तीसरा क्या है, तिवसिली सम्मेलन या तिवसिली डेक्लेरेशन है बेसिकली वो, है ना। तो तिवसिली डेक्लेरेशन, ये तीन चीजें आपको याद रख लेनी है। स्टॉकहोम सम्मेलन में सबसे पहले ध्यान दिया गया था, और अगर हम विल्सी सम्मेलन की बात करते हैं तो वहां पर पुष्टि कर दी गई थी कि हाँ जी होनी चाहिए, पर्यावरण शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए। ये सबसे पहले बोला गया था किसमें, विल्सी सम्मेलन में, ठीक है। जबकि जो तिवसिली डेक्लेरेशन है, या तिवसिली सम्मेलन तो नहीं बोलेंगे उसको, डेक्लेरेशन ही बोलेंगे। तो जो तिवसिली डेक्लेरेशन हुई थी वहां पर सबसे पहले, है ना, जो अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी है वो तैयार करी गई थी। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है ना। तो सबसे पहले ध्यान दिया गया 1972 स्टॉकहोम के अंदर, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा पर सर्वप्रथम किस सम्मेलन में ध्यान दिया गया, है ना। सबसे पहले जो ध्यान है वो कब दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान कब दिया गया था, देखो जब भी ध्यान की बात आएगी तो ध्यान में हम कहाँ पे जाएंगे, तो ध्यान में हम जाएंगे स्टॉकहोम सम्मेलन में, क्योंकि सबसे पहले 1972 में ही ध्यान दिया गया था।
अब अगर हम बात करें पुष्टि कब की गई थी कि हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट हो जानी चाहिए एनवायरमेंटल एजुकेशन या फिर जो हमारा पर्यावरण शिक्षा है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए स्कूल्स में भी, ये पुष्टि कब हुई थी? तो पुष्टि कहाँ पर हुई है? विल्सी सम्मेलन में, है ना। यहाँ पर आप स्टॉकहोम मत कर देना, स्टॉकहोम में केवल ध्यान दिया गया था कि हाँ पर्यावरण शिक्षा जैसी चीज भी स्टार्ट होनी चाहिए, पुष्टि कर दी गई कि बिल्कुल होनी चाहिए, ये विल्सी सम्मेलन में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस संगठन ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक रूप दिया था? औपचारिक रूप का मतलब कि बिल्कुल फॉर्मलाइज कर देना चाहिए इसको पर्यावरण शिक्षा को, है ना। तो ये है हमारा सी ऑप्शन IUCN, ठीक है। IUCN जो है इसके बारे में अभी आप जब ये पढ़ेंगे बेसिकली एनवायरमेंटल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो IUCN आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। अभी IUCN के बारे में मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो IUCN जो है बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, फॉर C से कंजर्वेशन, ऑफ N से होता है नेचर, ठीक है। इसका हिंदी में अगर हम मतलब जाने तो हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है। अब ये जो IUCN है इसका बेसिकली नाम, इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करता है, जैसे हमारे पूरे के पूरे देश में जितने भी वो होने वाले होते हैं, लुप्त होने वाली प्रजाति होती हैं, है ना, या हम माने कि मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, मतलब कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, जैसे कि जो अभी खत्म होने वाली स्पीशीज हैं, है ना, उन पर ये ध्यान देता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, कोई भी चीज हो, उन पर ये ध्यान देता है। और जो भी बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि जो लुप्त ना हो जाए यहाँ से, उन चीजों पर ये ध्यान देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है IUCN का, ठीक है। अब नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुई थी, है ना। तो संबंधित प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो ये तिवसिली रूस में हुई थी, इसकी हमने बात कर ली थी अभी, है ना, कि पहली जो अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है वो तिवसिली रूस में हुई थी, जिसको तिवसिली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, तिवसिली डिक्लेरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय जहां पर भी बात आ जाएगी वहां पर आप तिवसिली पर ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो तिवसिली डिक्लेरेशन है 1977 में, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ये कब हुई थी आयोजित? तो अक्टूबर 1977 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है वो कौन सी है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड। पहले जो हमें पूछा गया था, अगर मैं पीछे जाऊं, ये हमें क्या पूछा गया था, पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक रूप किसने दिया, है ना। तो औपचारिक रूप किसने दिया? IUCN ने दिया। जबकि अगर हम बात करते हैं कि जो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी है, तो जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है वो है IEEP, ठीक है। और जो IEEP है इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, IUCN का भी, IEEP का भी और यूनेस्को का भी, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो IEEP जो है इसका फुल फॉर्म कहीं पे लिख लेना, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। ये होता है IEEP का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी थी। अब देखो तिवारी समिति आ गई ना, यहाँ से समझ लो कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो इंडिया में एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात स्टार्ट हुई है वो, है ना। तो अब यहाँ पे हो गई वो वाली चीजें स्टार्ट। अभी इससे ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, पूरी दुनिया में कब स्टार्ट हुआ था, या पूरी दुनिया में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर काम करती हैं, वो हमने पढ़ लिया। अभी हमें हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया इंडिया में कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। तो पर्यावरण शिक्षा की जो स्वीकृति है ना, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इंडिया में इसकी जो स्वीकृति है वो किसने दी है, तिवारी समिति ने दी है ना। और जो तिवारी समिति ने दी है ये 1980 में दी थी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर देखो 1980 में तिवारी समिति ने दे दी स्वीकृति, तो 1980 में ही पर्यावरण विभाग की स्थापना भी हो गई थी, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति कब दी है तिवारी समिति ने? 1980 में ही। और 1980 में ही पर्यावरण विभाग जो है वो भी बन गया था। और 4 साल बाद यानी कि 1984 में, ठीक है, इसके 4 साल बाद
यानी कि 1984 में क्या हुआ, तो 1984 में पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो भी बन गया था। ठीक है, तो भारत में पर्यावरण विभाग तो उसी टाइम बना जब तिवारी समिति ने स्वीकृति दी थी, यानी कि 1980 में ही। लेकिन जो हमारा पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो कब बना था, 4 साल बाद, यानी कि 1984 में, है ना। पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी अगस्त 1984 में। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, इसके अलावा देखो 2022 का ना आपको थीम याद रख लेना है, ये मैंने साइड से ऐड कर दिया है। ठीक है, 2022 का जो थीम था वो था ओनली वन अर्थ, तो ये आपको याद रख लेना। 2023 वाला भी आएगा भी आगे, तो वो भी जैसे ही आएगा आप वो भी याद कर लेना। 2022 वाला जो थीम था वो था ओनली वन अर्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEE का पूरा नाम सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो CEE है उसका पूरा नाम ये है। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, तो ये पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, CEE के जो वर्तमान निदेशक हैं वो कौन है, तो इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो कार्तिकेय साराभाई हैं, और ये 2022 में बेसिकली हुए हैं नियुक्त, और अभी भी यही ही हैं, कार्तिकेय साराभाई ही है। ठीक है, अभी भी। तो अगर पूछा जाता है करंट CEE के जो निदेशक हैं वो कौन है, तो अभी भी कार्तिकेय साराभाई ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, CEE का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है वो अहमदाबाद में है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEE के भारत में कुल कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, तो इसके टोटल 41 क्षेत्रीय केंद्र हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में CEE का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में समग्र पर्यावरण और विकास रणनीति में पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व को मान्यता देने के लिए किस केंद्र की स्थापना की गई थी, तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र की ही स्थापना करी गई थी। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चाइल्डहुड पेपर का ऑलरेडी रंजना पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट, है ना, मैंने अलग से बना दिया इसीलिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। भाई नरेश, ये फैसला ना आप ले सकते हो, मैं नहीं बता सकती हूँ इस चीज़ के बारे में, है ना, ये तो आपका ही लेने वाला है फैसला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEE का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, तो पहला है हमारा सार्वजनिक जागरूकता और पर्यावरण की समझ में सुधार करना, एकदम करेक्ट बात है। और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग, एकदम करेक्ट बात है। दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों का अगर मतलब नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो, सार्वजनिक जागरूकता और पर्यावरण की समझ के बारे में सुधार करना, यानी लोगों में बेसिकली अवेयरनेस फैलाना इस बात की कि पर्यावरण जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम सबको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि पानी हो गया, है ना, और भी जो भी संसाधन है, जैसे इवन मिट्टी जो है वो भी बेसिकली प्राकृतिक संसाधन ही है, उसको भी नहीं पॉल्यूट करना चाहिए हमें, है ना। तो बाकी जितनी भी पर्यावरण से हमें चीजें मिल रही हैं, इवन चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, उनका संरक्षण करना, यानी कि उनको बचा के रखना और उनका सस्टेनेबल यूज करना। सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या है, ऐसे यूज करो, अगर आपको प्लांट भी आपने एक कटा है ना, तो उसकी जगह 10 प्लांट लगा दो, है ना, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसका उपयोग कर सकें। तो हमें ऐसे उपयोग करना है। ठीक है, कि ऐसे नहीं है हमने उपयोग कर लिया और उसको कुछ वो किया है नहीं। नेक्स्ट है, विश्नोई आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखो विश्नोई आंदोलन जो है ना, ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चिपको आंदोलन और एक विश्नोई आंदोलन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें पर्यावरण में, है ना। तो मैं विश्नोई आंदोलन के बारे में, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है, पर मैं आपको थोड़ा ज्यादा इसके बारे में बता देती हूँ, ताकि अगर विश्नोई आंदोलन से क्वेश्चन आए और भी तो वो भी आप कर सको। ठीक है, तो विश्नोई आंदोलन जो है ये बेसिकली 1938 में स्टार्ट हुआ था, वो सॉरी 1738। ठीक है, 1938 नहीं, 1738 में ये विश्नोई आंदोलन स्टार्ट हुआ था, है ना। और ये विश्नोई आंदोलन है ना, ये पता है कौन सा है, जो लॉरेंस विश्नोई है उसके बारे में सबको पता होगा ये वही विश्नोई आंदोलन है ना। विश्नोई, वो भी विश्नोई है ना, और वो विश्नोई जो होते हैं ना, वो बेसिकली जो प्रकृति होती है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे इवन फिर वो एनिमल हो,
चाहे इवन फिर वो प्लांट हो, है ना। तो ये विश्नोई जो है ना, ये बेसिकली जो विश्नोई है वो एक वो थे, जंभेश्वर करके एक पर्सन थे, है ना। तो जंभेश्वर जो थे उनको जाम्भोजी भी बोलते थे। तो उन्होंने ही विश्नोई पंथ की शुरुआत करी थी, यानी उन्होंने ही सबसे पहले अपना नाम विश्नोई रखा था। और फिर उन्होंने कि विश्नोई उसमें बेसिकली जो भी आएगा विश्नोई बनेगा तो वो सारी चीज़ें करेगा, एनिमल और जो भी प्लांट है उन दोनों से प्यार करेगा। तो बेसिकली विश्नोई पंथ वही ही होता है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये, है ना। अब ये जो विश्नोई हैं ये बेसिकली हैं कहाँ के या कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो जो विश्नोई हैं बेसिकली उनका आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ था 1738 में राजस्थान में, जो थार रेगिस्तान है वहाँ पर एक गांव है खेजड़ी करके, ठीक है। तो खेजड़ी गांव से स्टार्ट हुआ है, राजस्थान के थार रेगिस्तान से। और यहाँ पर ये बेसिकली करते क्या हैं, तो ये पर्यावरण संरक्षण करते हैं, ठीक है। और उनका एक इन लोगों का एक समूह है विश्नोई लोगों का, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। और वो सारे के सारे लोग प्रकृति या जीव जंतु जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं ये, ठीक है। अब देखो है क्या, इसका जो नेतृत्व है विश्नोई आंदोलन का वो जंभेश्वर ने नहीं किया था, है ना। यहाँ पर गलती मत करिएगा, विश्नोई पंथ जो है उसके संस्थापक या उसको स्टार्ट तो जंभेश्वर नहीं किया था, लेकिन जो विश्नोई आंदोलन है ना वो जंभेश्वर ने नहीं स्टार्ट करा था। मतलब जंभेश्वर ने स्टार्ट करने की तो अलग बात है, जंभेश्वर उसका पार्ट तो थे, पर इसका नेतृत्व जंभेश्वर ने नहीं किया था, इसका नेतृत्व किया था अमृता देवी ने, ठीक है। तो अमृता देवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनका भी नाम आपको याद रख लेना है, हो सकता है यही पूछ लिया जाए विश्नोई आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो अमृता देवी ने इनका नेतृत्व किया था। और जो अमृता देवी थी उनमें बेसिकली 363 विश्नोई लोग थे, यानी कि 363 विश्नोई लोग थे। और उन्होंने वृक्ष कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए इन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। सोचो कितने सारे लोग थे, 363 लोग थे, है ना। तो उन्होंने अपने बेसिकली प्राण त्याग दिए थे। तो आपको इतनी चीज याद रखनी है विश्नोई आंदोलन के बारे में। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है विश्नोई आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है ना। तो अभी अभी मैंने बताया था कि अमृता देवी के नेतृत्व में जो विश्नोई पंथ के लोग थे 363, उन्होंने वनों की कटाई के लिए, वृक्षों की कटाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है विश्नोई पंथ का संस्थापक कौन है, जंभेश्वर, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन जो है वो संबंधित है किससे, ठीक है। अब देखो चिपको आंदोलन है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चिपको आंदोलन है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड जो है वहां पर हुआ है ना। विश्नोई आंदोलन राजस्थान में और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, रेडी गांव था वहां पे उत्तराखंड में। और जो चिपको आंदोलन था ये भी यही ही था कि यहाँ पर जो वृक्ष कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए यहाँ पे जितनी भी औरतें थी बेसिकली, है ना, क्योंकि औरतों के लिए बेसिकली ज़्यादा प्रसिद्ध है जो चिपको आंदोलन है। तो उन्होंने ना औरतों ने वहाँ की उत्तराखंड की रेडी गांव की जो औरत थी उन्होंने इन पेड़ों से गले लग लग के उनको बचाया था, है ना। मतलब कि चिपक गई थी पेड़ों से कि हम पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटना होगा, इस तरीके से। तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन बोला जाता है। और जो चिपको आंदोलन है इसके अगर हम प्रमुख की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग प्रमुख हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौरा देवी, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इसके प्रेरणता की बात करते हैं, प्रेरणता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा हैं, उन्होंने ही प्रेरणा दी थी चिपको आंदोलन को करने की, है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौरा देवी, ये तीन चीज यहाँ पे हमें याद रख लेने हैं। अब देखो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर गौरा देवी भी आता तो भी हम कहाँ पे जाते, तीनों लोगों पे जाते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के जो प्रेरणता हैं वो कौन है, तो प्रेरणता मैंने भी बता दिया, सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये इसके प्रेरणता थे, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है, कौन सा राज्य जुड़ा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का भी क्या कौन सा गांव है, रैणी गांव, ठीक। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था, है ना, गौरा देवी। देखो जनक कौन है, गौरा देवी, है ना। तो रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ जो है वो क्या होता है, ठीक। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, पर्यावरण घटकों का छात्रों को विस्तृत ज्ञान कराना, करेक्ट बात है। पर्यावरण घटक जो है ना इनके बारे में भी आप पढ़ोगे आगे, कई सारे तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, जैसे भौतिक घटक, रासायनिक घटक, है ना, ऐसे करके हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और भी इसके कई सारे टाइप्स हैं वो हम आगे खैर पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट है पर्यावरण तथा मानव के मध्य अंतर संबंधों का ज्ञान, ये भी करेक्ट है कि पर्यावरण मानव के लिए जरूरी है और
मानव के लिए पर्यावरण जरूरी है, पर्यावरण के लिए मानव जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी। जैसे हमारे लिए प्लांट जितने जरूरी हैं उतने ही प्लांट के लिए हम भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर हम नहीं हुए यानी एनिमल नहीं हुए तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कौन देगा, है ना, तो प्लांट मर जाएंगे। और अगर प्लांट नहीं हुए तो हमको ऑक्सीजन कौन देगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है बेसिकली, प्लांट और जो एनिमल है वो, है ना। तो नेक्स्ट है जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया, ये भी एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। ये कथन जो है ये किसने बोला है, तो ये टॉमसन ने बोला है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा मानव के चारों ओर व्याप्त जीवित और भौतिक पर्यावरण की शिक्षा है। जो कथन है किसका है, ओडम का है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण आयाम यानी कि जो डायमेंशंस हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके डायमेंशंस भौतिक भी, रासायनिक भी, सामाजिक सांस्कृतिक भी, जैसे मैंने बोला था कई सारे टाइप से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो प्रकार है पर्यावरण शिक्षा के घटकों का या इसके डायमेंशंस का, वो जैविक और अजैविक भी है ना, या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है ना, तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखना, या पर्यावरण तकनीकी का विकास, या पर्यावरण के संकट को पहचानना, या पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण के बारे में जानकारी और कुशलता विकसित करना। ठीक, नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का दृष्टिकोण है, क्या है इसका दृष्टिकोण, तो इसका दृष्टिकोण है अंतः विषय दृष्टिकोण। अंतः विषय दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि सारे विषय, चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो भी आएगी पर्यावरण में, है ना। अभी आप आगे देखोगे मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगी जिसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है ना। साइंस में भी अगर बेसिकली देखें हम तो साइंस में भी वहां पर फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है ना। तो अंतः विषय दृष्टिकोण होता है इसका, यानी कि बहुत सारी बेसिकली विषय इसमें इन्वॉल्व हो जाती है पर्यावरण शिक्षा में। ठीक, नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा में सहभागिता होती है, किस चीज की सहभागिता होती है, भाषा साहित्य की होती है, करेक्ट है, सामाजिक विषयों की भी होती है, वैज्ञानिक विषयों की भी, जैसे मैं बता रही थी कि सारे के सारे विषय इससे जुड़े हुए होते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा के भौतिक घटकों में शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये बात हो रही है बेसिकली घटक के बारे में कि जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, भौतिक घटक या फिर रासायनिक घटक जो हैं, बेसिकली उन चीजों के बारे में बात हो रही है ना। चलिए, है ना, तो देखो बेसिकली अगर हम तत्वों पे जाएंगे या आयाम पे जाएंगे या घटकों पे जाएंगे ना, तो अगर हम एक तरह से डिवाइड करें तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि भौतिक घटक होते हैं, इसके जैविक घटक होते हैं, रासायनिक घटक होते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक घटक होते हैं। तो टोटल 4 प्रकार के घटक में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन कौन से घटक में क्या क्या आएगा। तो देखो भौतिक के लिए मैं सिर्फ भा लिख रही हूँ, है ना, आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं लिख सकती, है ना। तो पहला जो हमारा घटक है वो है भौतिक घटक। भौतिक घटक में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, जो भौतिक चीजें होंगी, है ना, यानी जो फिजिकल चीजें होंगी, जैसे कि जल निकाय हो गए या जलवायु हो गई, है ना, या फिर मिट्टी हो गई, या फिर सूर्य हो गया, या प्रकाश हो गया, है ना, यानी कि लाइट या फिर सन या फिर रॉक्स या सॉइल या क्लाइमेट या फिर वाटर, ये जितनी भी चीज हैं ये सारी की सारी क्या हैं, भौतिक घटक हैं। और नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो आ जाएगी जैविक घटक। और जो जैविक घटक हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो जैविक घटक कौन से हो जाएंगे, जिनमें जीवन हो, है ना। तो जैविक के लिए मैं सिर्फ ज लिखे दे रही हूँ, जिनमें जीवन हो। तो जीवन किस किस में होता है, प्लांट में और एनिमल, इन दोनों में जीवन होता है। ठीक, ठीक है, तो जीवन किस किस में होता है, प्लांट में और एनिमल में, इन दोनों चीजों में जीवन होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम जाएंगे तो नेक्स्ट हमारी चीज आ जाती है जिसको हम बोलेंगे रासायनिक तत्व। ठीक है, तो रासायनिक तत्व के अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन चक्र हो गया या कार्बन चक्र हो गया या जल चक्र हो गया, है ना। अब सारे चक्र के बारे में तो मैं आपको बता रही नहीं हूँ, मैं जल चक्र के बारे में बता दी ताकि आपको समझ आ जाए, है ना। तो देखो जल चक्र जो है ना ये बेसिकली है क्या, है ना, जल चक्र जो है उसमें हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे ऐसे समझो कि हमारे पास है ना तालाब है बहुत बड़ा, ठीक है, ये तालाब है, इसमें ना पानी भर रहा है बहुत सारा, और जैसे ही यहाँ पे गर्मी पड़ रही है बहुत, है ना। अब जैसे ही गर्मी पड़ेगी तो जो तालाब है वहां से जो पानी है वो वाष्प की फॉर्म में आएगा, यानी कि जो स्टीम है उसकी फॉर्म में आएगा, और यानी गैस की फॉर्म में आएगा, और ये जाके कहाँ चला जाएगा, बादलों में चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाके इकट्ठा होता जाएगा।
ठीक है। तो पानी जो है बेसिकली वो गर्मी की वजह से वाष्प में कन्वर्ट हुआ, यानी स्टीम में कन्वर्ट हुआ और ऊपर इसने बादल बना लिए, ठीक है। अब ऊपर जैसे यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी आई या कुछ हुआ है ना, या हवा चली या जो भी हुआ है ना, या बेसिकली तो वैसे गर्मी की वजह से ही होता है, या फिर ये पहाड़ जब किसी से टकराते हैं है ना, पहाड़ से ये बादल जब टकराते हैं तब बारिश होती है। तो ये बारिश होकर के पानी कहाँ आया, नीचे आया, ठीक है। इसी चीज को ही हम बोलते हैं जल चक्र, कि जो भी जल है नीचे बेसिकली पृथ्वी पर, वो कैसे ऊपर पहुंचता है बादलों में और कैसे फिर बारिश बन के नीचे आ जाता है दोबारा से, है ना। तो यही जल चक्र होता है। ऐसे ही कार्बन चक्र, ऐसे ही नाइट्रोजन चक्र, ये भी सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। और जो हमारा फोर्थ आता है घटक, ये फोर्थ घटक आता है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक तत्व। तो सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में बेसिकली क्या आ जाते हैं, जैसे हमारा स्कूल आ गया है ना, या आसपास की जितनी भी वातावरण है वो आ गया है ना, या फिर हमारा परिवार आ गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं सामाजिक सांस्कृतिक घटक के अंदर। तो ये टोटल 4 प्रकार के घटक होते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पर्यावरण शिक्षा के भौतिक घटक जो हैं वो कौन कौन से, यानी भौतिक घटक में क्या क्या शामिल है। अच्छा, शामिल नहीं है पूछ रहे हैं हमसे, क्या क्या शामिल नहीं है ना। तो देखो भौतिक घटक में सूर्य, मिट्टी, वायु, ये तीनों चीजें तो भौतिक घटक में ही है। सामाजिक क्लब नहीं है इसमें, क्योंकि सामाजिक क्लब किस में आएगा, सामाजिक क्लब आएगा सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के रासायनिक घटक में शामिल है, यानी जो रासायनिक घटक है उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो देखो नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और जल चक्र, तीनों रासायनिक घटक हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम में शामिल नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक की पूछा है कि कौन सी चीज नहीं होगी। देखो परिवार, रीति रिवाज, इको क्लब, ये तीनों सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है। वायु जो है ये कौन सा था, भौतिक घटक था, है ना। और यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वायु नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम को कौन सा मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण मानता है। कौन सा मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण मानता है, वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की आपने पहला ही पढ़ा होगा। पहला जो सब्जेक्ट है आपका पेडागोजी वाला है ना, चाइल्डहुड वाला, सॉरी चाइल्डहुड एंड पेडागोजी वाला जो सब्जेक्ट है उसमें वाइगोत्स्की क्या पढ़ा था ना, कि वाइगोत्स्की जो है वो यही बोलते हैं कि जो बेसिकली बच्चा है वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है ना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो परिवार है, आपको पता ही होगा। पर्यावरण के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो देखो सारी चीजें आएंगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़क, पूजा स्थल, रिश्ते नाते, संस्कृति। अब अगर हम यहाँ पे देखें पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है ये तो बायोलॉजिकल घटक हो गए, यानी जैविक घटक हो गए। मकान, सड़क, पूजा स्थल ये क्या हो गए, भौतिक घटक हो गए, है ना। रिश्ते नाते, संस्कृति ये सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक घटक हो गए। तो सारी चीजें आएंगी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के जैविक घटक में शामिल है। जैविक घटक में कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी, जैविक मतलब जो जीवित हो, जिनमें जीवन हो। तो पेड़ पौधों में जीवन होता है, जीव जंतुओं में जीवन होता है। और अपघटक जो होते हैं डीकंपोजर, डीकंपोजर बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। सूक्ष्म, क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीव, है ना। तो सूक्ष्म जीव जो है वो बेसिकली अपघटक के अंदर आ जाएंगे। तो सारी चीजें करेक्ट हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। मानव पर्यावरण के पूछ रहे हैं, कौन सा घटक नहीं, कौन सा घटक नहीं है। भूमि जो है वो भी है, समुदाय भी और परिवार भी, धर्म जो है वो नहीं है। तो जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो इसकी प्रकृति समाजीकरण की है, करेक्ट है। व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है और मानव विकास पर बल दिया जाता है, सारी चीजें करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या है। तो प्राथमिक एजेंसी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो समाजीकरण है उसकी बेसिकली अगर हम दो भी एजेंसी की बात करें तो प्राथमिक के अंदर आ जाता है हमारा परिवार, और जो द्वितीय होता है उसके अंदर आ जाते हैं जैसे हमारे आसपास का पड़ोस हो गया, या हम स्कूल में जाते हैं, है ना, या फिर हम पार्क में चले गए खेलने के लिए, तो वो द्वितीय एजेंसी होते हैं या सेकेंडरी एजेंसी होते हैं, है ना। प्राथमिक एजेंसी यानी प्राइमरी एजेंसी जो है वो क्या होता है, अपना घर ही होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण जो है वो अपने घर से ही स्टार्ट होता है, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है, पहला ऑप्शन है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। देखो जागरूकता जहां आ जाए समझ लो करेक्ट है ये तो, है ना। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्या है, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये बच्चों होगा, ठीक है।
बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी करेक्ट बात है कि जो बच्चे होते हैं बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग का आपको पता होगा, लर्निंग बाय डूइंग है ना, डॉक्टर मेज ने बोला था कि कर करके सिखाओ बच्चों को, तो ये भी चीज करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये एकदम गलत हो गया है ना। देखो जहां पर भी ऐसे आ जाए ना, इस तरह की चीजें आ जाए कि बच्चों को रटवाओ है ना, या बच्चों को परिभाषा याद करवाओ है ना, या बच्चों को किताब जो है वो याद करवाओ, याद करने वाली चीजें या परिभाषा याद करने वाली चीजें या रटने वाली चीजें, ये वाली चीजें तो हमें करनी नहीं है। तो ये वाली चीजें जहां भी आ जाए समझ लो बेकार है ये चीज, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, ये तो एकदम करेक्ट बात है। यहाँ पर हमें पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य कौन सा नहीं है, सी, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, करेक्ट है ये तो एकदम है ना, कि पर्यावरण की सुरक्षा करो और संरक्षण करो उसको है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं, अधिकतम उपयोग नहीं करना है, हमें सतत उपयोग करना है। सतत उपयोग का मतलब क्या है, जो मैं आपको बता रही थी, अगर एक प्लांट काट रहे हो तो 10 उसकी जगह लगाओ, ठीक है। पानी जो है वो इस तरीके से यूज करो ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे, है ना, इसीलिए तो बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, न्यूनतम उपयोग भी नहीं करना है ना, कि बिल्कुल करो ही मत, ऐसा भी नहीं करना है, हमें सतत उपयोग करना है, ठीक है। यानी अपने लिए भी उपयोग करो, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाओ। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है क्या है, स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, करेक्ट है, प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरण के बारे में भी और स्थानिक पर्यावरण, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, स्थानीय पर्यावरण का मतलब हुआ कि हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा है उसके बारे में भी समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरण का मतलब क्या हुआ, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ना, उसके बारे में भी समझ उत्पन्न करना, दोनों चीजें करेक्ट हैं। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड बेसिकली रखना चाहिए पर्यावरण के बारे में, तो करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, पहला है प्राकृतिक सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझ में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, नो, है ना, संख्यात्मक कौशल का विकास करना ये तो बिल्कुल भी कोई करेक्ट बात नहीं है। सटीक संख्यात्मक कौशल का मतलब क्या है, यानी हमें एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए कि अभी ह्यूमिडिटी कितनी है एनवायरनमेंट में, है ना, कितना टेम्परेचर है अभी, तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करवाना है, पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलानी है कि बेसिकली जो बच्चे हैं वो अच्छे से पर्यावरण के बारे में समझ सकें, है ना। नेक्स्ट है, तो ये हमारा गलत है, हमें यहाँ पर गलत ही ढूंढना है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है ना। उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो बी जो है ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि एकदम सटीक संख्यात्मक कौशल बच्चों को आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहला है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, नहीं, देखो बच्चा जो है अभी प्राथमिक स्तर पर है ना, यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 का है, तो वो अभी प्रयोग करना कैसे सीख जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, ये भी नहीं कर पाएगा, कक्षा 5 तक का बच्चा है, इतना सब कुछ कैसे कर लेगा। नेक्स्ट है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, जैसे उसने आज पढ़ा स्कूल में जाकर के कि जो प्लांट होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और उनसे जो हवा निकलती है उसी से ही हम जीवित होते हैं, तो बच्चा भी क्लास के बाहर आएगा, फिर वो देखेगा अच्छा ये जो हवा चल रही है ये पेड़ों की वजह से आ रही है हवा, है ना, जो मेरे को लग रही है अभी हवा, जिसकी वजह से मुझे गर्मी नहीं लग रही है, तो ये बच्चा सीखेगा, है ना, उतनी छोटी छोटी चीजें अभी बच्चा सीख सकता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, ये चीजें तो एकदम ही गलत होती हैं, तो हमें करवानी ही नहीं है, चाहे बच्चा किसी भी लेवल का हो, है ना, छोटे लेवल का हो या फिर इवन बड़े लेवल का हो, यानी बड़ी क्लास का हो। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो पहला ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, देखो रट कर ये जितनी भी चीजें हों वो तो हमें तुरंत काट देती हैं, ये कराना ही नहीं है ना, और यहाँ पे यही लिखा है कौन सी चीज संबंधित नहीं है, तो यही चीज संबंधित नहीं है, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो कौन सा है, तो प्रमुख उद्देश्य क्या है, छात्रों में कौशल अभिवृत्ति मूल्यों का विकास करना, करेक्ट है। रोजगार के लिए तैयार करना, ये भी सही है ना। पर्यावरण के लिए संवेदना बनाना, ये भी हमारा सही है। बेसिकली रोजगार वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना सही नहीं है। अगर यहाँ पे डी ऑप्शन में ऑल आर करेक्ट होता है ना, यानी सभी सही हैं, तो हम कर भी देते डी पे, लेकिन जब ए और से दे रखे हैं तो बी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, तो हम डी पे ही जाएंगे कि ए और से जो है वो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के जो उद्देश्य है वो कौन कौन से हैं, तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं पर्यावरण की सचेतना का विकास करना और पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, करेक्ट है। पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल और कार्यक्षमता का विकास करना, ये भी करेक्ट है। और छात्रों को व्यवहारिक कार्य हेतु अवसर प्रदान करना, करेक्ट है। शिक्षा की योजना और कार्यक्रम में मूल्यांकन की योग्यता विकसित करना, ये भी करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन जो है ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, BD 101, 102, 103, 105, 105 में जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज के आपको ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होंगे वैसे ही होंगे जैसे हम यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वैसे ही होंगे सेम नोट्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्लस MCQs मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, तभी आप MCQs को अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और MCQs दोनों चीजें मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं ये नोट्स और MCQs तो मिलने ही वाले हैं। जो MCQs हैं वो विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलेंगे। पहले विद आंसर वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लगाइए कि आपके कितने अच्छे निकलते हैं। वो विदाउट आंसर वाले भी मिलेंगे, तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज इस बार दे रहे हैं, वो होने वाली है आपका क्विज, ठीक है, क्विज होने वाली है। और ये जो क्विज होने वाली है इसमें क्या होगा, तो इसमें एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज बना बना के डालेंगे। तो वो क्विज में जाकर के आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इवन 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक यूनिट के 50, है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम देंगे, वहाँ यूनिट वाइज क्विज होगी। तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप जो MCQs हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद में फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं और उसके बाद में फिर आप क्विज लगा करके जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विज को करना। तो ये क्विज भी आपको मिलेगी इसी के अंदर ही। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 300 रुपीज में, ठीक है। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पहला है ज्ञान और समझ बड़े बच्चों की, तो बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, मतलब अच्छी बात है कि ज्ञान और समझ दोनों चीज़ें बढ़नी चाहिए कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या पर्यावरण के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसका ज्ञान और उसकी समझ दोनों चीज़ें होनी चाहिए। कौशल होना चाहिए, यानी कि स्किल होनी चाहिए हर एक चीज़ के अंदर जितने भी पर्यावरण में है, ये भी करेक्ट बात है। और जागरूकता होनी चाहिए सबके अंदर, है ना, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा छात्रों के किन पक्षों का विकास किया जाता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि बेसिकली जो छात्र के अंदर हम जो 3 पक्ष होते हैं, जो भी हम अभी पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ोगे आप 3rd सेमेस्टर में, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। तो बेसिकली जो भी आप पेडागोजी वाला सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके अंदर हर किसी पेपर के अंदर पढ़ोगे, चाहे आप साइंस वाले हो, चाहे आप आर्ट्स वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, उर्दू वाले हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा 3rd सेमेस्टर में, है ना, पेडागोजी वाले सब्जेक्ट में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है BS ब्लूम, है ना, तो ये भी आप याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा इसके लिए, है ना। तो एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है BS ब्लूम। तो ये जो ब्लूम है ना, इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि छात्र जो हैं उनके हमें 3 पक्षों का विकास करना ही हमारा उद्देश्य है, यानी कि जो टीचर है या जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो हम बच्चों के 3 पक्षों का विकास करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। और वो 3 पक्ष कौन से हैं, तो एक को हम बोलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, एक को बोलते हैं भावनात्मक पक्ष और एक को बोलते हैं क्रियात्मक पक्ष, ठीक है। इनका बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो ज्ञानात्मक का मतलब किससे है, ब्रेन से, है ना,
दिमाग से, मस्तिष्क से। तो ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या होता है कि हमें उनके दिमाग का विकास करना है या मानसिक विकास करना है। भावनात्मक पक्ष का मतलब आप समझते ही हो कि इमोशनल डेवलपमेंट करना है बच्चों का, ठीक है। और क्रियात्मक पक्ष का मतलब होता है, बेसिकली क्रियात्मक का मतलब क्या है, काम करना, है ना, हमारे हाथ पैर जो हैं वो अच्छे से काम करें। तो जो क्रियात्मक पक्ष है उसका मतलब होता है काम करना, है ना। ये तीनों चीजों का विकास करना है बच्चों का। या क्रियात्मक पक्ष को हम शारीरिक पक्ष भी मान सकते हैं, बेसिकली कि शारीरिक विकास करना बच्चों का, ठीक है। तो ये तीन विकास की बात बोलिए, ये तीनों जहां भी आ जाए ना वहां समझ लेना उपरोक्त सभी ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और किसने बोला है, ये बीएस ब्लूम ने इन तीनों पक्षों के बारे में बात करी है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो तीनों पक्ष है ना, इनमें आपको क्या याद रखना है, जो पहला वाला पक्ष है ना इसमें 6 स्टेप होते हैं, और ये जो बाद वाले दोनों पक्ष होते हैं इनमें होते हैं 5-5 स्टेप, ठीक है। इनमें होते हैं 5-5 स्टेप, है ना। तो जो पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष जो है उसमें क्या क्या शामिल है, बेसिकली होता क्या है, जो बीएस ब्लूम है उन्होंने ये बोला है कि जब भी हम बच्चों का ज्ञानात्मक पक्ष का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, बेसिकली बच्चों के दिमाग का विकास करना चाहते हैं, तो बच्चे जो है वो दिमाग का उनका विकास कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो उनमें स्टेप्स होते हैं, तो ये उन सारे के सारे स्टेप्स के ही नाम है कि ज्ञान मिलेगा बच्चों को, उसके एनालिसिस करेंगे, फिर सारी चीज़ों को जोड़ करके बच्चे सिंथेसाइज करेंगे यानी संश्लेषण करेंगे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी का ही पार्ट होती है हमारे दिमाग के विकास का बेसिकली। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो मैं ये 6 बता रही थी ना, 6 स्टेप होते हैं, उनमें से ये 3 स्टेप यही ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पर्यावरणीय शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य जो है वो क्या है। ज्ञानात्मक का मतलब समझ लिया करो, ज्ञानात्मक की बात हो रही हो मतलब बच्चे के दिमाग का विकास करने की बात हो रही है ना। तो कैसे होगा कि अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करें, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है ना। और जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध होना चाहिए उनको, यानी समझ होनी चाहिए, एकदम करेक्ट बात है। और विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधों का संबंधित ज्ञान होना चाहिए, एकदम करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे अच्छे से कि जो पोषक स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बेसिकली ना आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज समझ तो आए एटलीस्ट, है ना, कि ये जो पोषक स्तर हो रही है की बात हो रही है ये हैं क्या। देखो सबसे पहले सन है ना। सन से जो भी, सूर्य से हमें जो भी हमें या फिर जो प्लांट हैं वो बेसिकली सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको यूज करते हैं, और पौधे जो होते हैं वो अपने अंदर खाना बनाते हैं। तो ये क्या हो गए, पौधे हो गए, है ना। पौधों को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं या प्रोड्यूसर बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, है ना। तो उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर हो गए पौधे, ठीक है। अब ये जो पौधे हैं इनको खाते हैं जो भी, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं ना वही ही पोषक स्तर हैं, ठीक है। जो कंज्यूमर्स होते हैं इनमें भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो वो हो गए कंज्यूमर्स जो खाएंगे, ठीक है। ये बनाने वाले उत्पादक हो गए, खाने वाले कंज्यूमर्स हो गए, जो कि 4 तरीके के होते हैं। फिर ये खा लिया, खाने के बाद में क्या होता है, जैसे हमने भी खाना खा लिया, हम भी तो कंज्यूमर्स ही हैं, है ना। तो हम भी कंज्यूमर्स ही हैं क्योंकि हम भी खाते ही हैं ना, प्लांट्स को खाते हैं हम, है ना, एनिमल्स को भी खाते हैं, तो हम भी कंज्यूमर्स ही हैं। तो हम हो या कोई भी हो, लास्ट में जाके हमारा क्या होता है, हमें खाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अपघटक, ठीक है। तो लास्ट वाली जो स्टेज आती है वो आती है अपघटक की। अपघटक क्या करते हैं, जितनी भी चीज होंगी, चाहे वो प्लांट हो, है ना, चाहे वो एनिमल हो, यानी कि या तो वो ये उत्पादक हों या वो कंज्यूमर्स हों, लास्ट में जाके इन दोनों को खाता कौन है, अपघटक, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी चीज सड़ जाती है लास्ट में जाके, है ना। चाहे इवन हमारी बॉडी ही हो, हमें भी अगर जलाया गया है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर हमें जलाया नहीं जाए, है ना, और 2 दिन 4 दिन भी हमारी बॉडी ऐसे ही रहे ना, तो हमारे अंदर सड़न पैदा होने लगती है। और जो सड़न पैदा होती है वो कौन करता है, ये अपघटक ही करते हैं, है ना। ये हमारी बॉडी को खा रहे होते हैं बेसिकली, है ना। ये प्लांट भी देखोगे वो भी सड़ जाएंगे, कोई भी खाना होगा वो भी सड़ जाएगा। तो कौन सड़ा रहा है, उनको अपघटक सड़ा रहे हैं। तो लास्ट वाले जो होते हैं वो होते हैं अपघटक, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ आ जाए इसके लिए मैंने थोड़ा सा बताया यहाँ पे, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, ठीक। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं। पर्यावरण जागरूकता जो है उसमें विकास करते हैं, किस चीज का विकास करते हैं, क्रियात्मक पक्ष का, भावनात्मक पक्ष का या ज्ञानात्मक पक्ष का। तो देखो यहाँ पे जागरूकता है ना, यानी अवेयरनेस फैलेगी। तो अवेयरनेस कब फैलेगी, जब हम बच्चों का दिमाग का विकास करेंगे तभी तो अवेयरनेस फैलेगी, क्योंकि अवेयरनेस कहाँ से आएगी, दिमाग से आएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के जो मुख्य पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है पर्यावरण शिक्षा और दूसरा है पर्यावरण सचेतना। दोनों चीजें जरूरी है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के भावनात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं। अब देखो हमने ज्ञानात्मक वाला पढ़ लिया था कि हमें समझ वो सारी की सारी डेवलप हो जानी चाहिए, हमें ज्ञान आ जाना चाहिए पर्यावरण के बारे में। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है भावनात्मक पक्ष जो है वो उस पर आधारित उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला है पर्यावरण के प्रति सचेतना और वैज्ञानिक सोच का विकास करना, एकदम करेक्ट है। और प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना, है ना, एकदम करेक्ट है ना। जैसे कि बेसिकली ऐसे बोलते हैं ना कि पीपल के पेड़ के पास रात में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके पास भूत रहता है, पीपल के पेड़ के पास, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे भूत होता है पीपल के पेड़ के पास, इवन इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है उसके नीचे, है ना, इसीलिए नहीं जाना चाहिए। तो ये अंधविश्वास है, ऐसे अंधविश्वासों को दूर करना चाहिए, तो ये रीजन होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना, एकदम करेक्ट है। और पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना, ये सारे के सारे भावनात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं, तो हमारा यह ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है, किस चीज का विकास होता है? पहला ऑप्शन है पर्यावरण जागरूकता फैलती है, यानी एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलती है, करेक्ट बात है। पर्यावरण व्यवहारिकता आती है ना, ये भी करेक्ट है। और पर्यावरण सचेतना आती है, एकदम करेक्ट बात है। ये सारे के सारे बेसिकली हम देखेंगे तो सचेतना और व्यवहारिकता वाला ये दोनों कौन से उद्देश्य हैं? भावनात्मक हैं। और जागरूकता की बात करें तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है ना। नेक्स्ट है स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? पहला है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, नहीं, इससे खेल प्रतियोगिताओं से हमें पर्यावरण के प्रति बेसिकली मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, ये अच्छी बात है। परीक्षा के माध्यम से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन ही यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? देखो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए, है ना। पर्यावरण में क्या आएगा? हमारे आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो पर्यावरण के अंदर आती हैं, तो इसके लिए हम मनाते हैं ग्रीन ओलंपियड, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता जो होती है इसका मतलब क्या है, इससे आशय क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण, पौधे, जानवर तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंध और निर्भरता को पहचानना और अभिवृद्धि तथा विकास को समझना, करेक्ट बात है ना। ये हम फैलाएंगे लोगों में जागरूकता सारी की सारी, ठीक है, या बच्चों में जिनको भी हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हेतु व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से क्रियाओं को आरंभ करना, ये भी करेक्ट बात है। और पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान, समय और स्रोतों को पहचानना, ये भी करेक्ट बात है ना, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य जो है वो कौन से हैं? तो देखो मनोगत्यात्मक आ जाए ना तो इसका मतलब भी होता है क्रियात्मक, ठीक है। मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक एक ही चीज होती है, ठीक है। जैसे आप आगे जब मैं पढ़ाऊंगी आपको थर्ड सेमेस्टर में, तब इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं ना, क्रियात्मक भी होता है, ये क्रियात्मक भी बोल सकते हैं इसको, है ना, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया, माउस से लिखा जा रहा है तो थोड़ा ऐसे लिखा जा रहा है, समझ लेना, है ना। देखो 3 जो पक्ष है ना, उनमें से जो हमारा पहला पक्ष है ज्ञानात्मक पक्ष, उसको हम बेसिकली संज्ञानात्मक पक्ष भी बोलते हैं ना। तो संज्ञानात्मक पक्ष या फिर ज्ञानात्मक पक्ष एक ही चीज है। वैसे ही जो मनोगत्यात्मक पक्ष है या क्रियात्मक पक्ष है वो एक ही चीज है ना। तो मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य जो है वो है कौन कौन से हैं मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित? पहला है लेखन, कार्यक्रम निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रयास करना। देखो क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक दोनों एक ही हैं। क्रियात्मक का मतलब मैंने क्या बताया था, हमारे जो शरीर के हाथ पैर हैं वो चले अच्छे से, मतलब बेसिकली हमें काम में इन्वॉल्व करवाना, है ना। तो अगर हम लिखेंगे तो हमारे हाथ जो हैं वो चलेंगे, है ना, या किसी भी कार्यक्रम का निर्माण करें हमारी पूरी बॉडी उसमें कंज्यूम होगी, है ना, हम काम करेंगे अगर किसी भी कार्यक्रम में। तो नेक्स्ट है पर्यावरण के खेल करवाना या पर्यावरण क्लब या पर्यावरण नाट्य आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति सचेतना का विकास करना। देखो इन सारी चीजों में हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना, ठीक है, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है संपूर्णता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, जटिलता का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत, करेक्ट है। औपचारिक और अनौपचारिक सिद्धांत, ये भी एकदम करेक्ट है। और अंत है अनुशासन और आयाम और सक्रियता का सिद्धांत। ये सारे के सारे सिद्धांत हैं पर्यावरणीय शिक्षा के, यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा को किस रूप में पढ़ाया जाता है। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था, कल भी बताया था कि जो पर्यावरण शिक्षा है उसमें केवल ऐसा नहीं है हम सिर्फ पर्यावरण के बारे में सीख रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे सब्जेक्ट शामिल हो जाते हैं पर्यावरणीय शिक्षा में। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है। किस किस विषय की सहभागिता होती है, जैसा मैंने बताया था सारे विषयों की सहभागिता होती है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे साहित्य हो, सबकी, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के घटक हैं, कौन कौन से हैं पर्यावरण के घटक। तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक घटक, दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक घटक, दोनों चीजें करेक्ट हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो एक पर्यावरण के घटक की जैसे मैं कल भी बात कर रही थी, है ना, तो बहुत सारे तरीके से हम इसके घटक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक टाइप होता है जिसमें हम प्राकृतिक और मानव निर्मित, अच्छा ये दूसरा ही है ऑप्शन, चलो इसी में ही बताती हूँ, है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो देखो एक तरीके से हम ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं इनको कि एक घटक हो गए प्राकृतिक और एक हो गए मानव निर्मित। प्राकृतिक घटक जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो प्राकृतिक घटक हो जाएंगे जैसे कि जो नदियां बह रही हैं, है ना, वो प्राकृतिक है। जो प्लांट्स हैं जो बड़े बड़े जैसे अमेज़न का जंगल है, ये भी क्या है, प्राकृतिक घटक है ना। तो जो ऑलरेडी है वो उसको बोलेंगे प्राकृतिक, जो प्रकृति ने ही बनाया है, और जो मनुष्य ने बनाया है उसको बोलेंगे मानव निर्मित। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हो जाएंगी। तो पहला है धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यावरण, एकदम करेक्ट है, मानव ने ही बनाई है धार्मिक या आध्यात्मिक चीजें। नेक्स्ट है दार्शनिक और सामाजिक पर्यावरण, ये मानव ने ही बनाई है। सांस्कृतिक और शैक्षिक पर्यावरण मानव ने ही बनाई है, और तकनीकी और राजनीतिक पर्यावरण मानव ने ही बनाई है, ये सारी की सारी चीजें, इसीलिए हमारा या ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ताप की बात हो रही है, यानी कि जो बेसिकली टेम्परेचर है ना, या मृदा यानी कि जो मिट्टी है, या प्रकाश यानी कि जो लाइट है, जो सूर्य हमें लाइट दे रहा है, तो ये किस घटक के अंदर आएंगे, ये आएंगे भौतिक घटक के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो जैविक घटक के अंदर तो वो चीजें आती है ना जिनमें जीवन हो, और यहाँ पे ये सारी की सारी चीजों में तो जीवन है ही नहीं, ना ताप में जीवन होता है, ना मिट्टी में जीवन होता है, ना प्रकाश में जीवन होता है, तो जैविक तो इसलिए नहीं होंगे। मानव निर्मित क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो ना तो मिट्टी मानव ने बनाई है, ना प्रकाश मानव ने बनाया जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, और ना ही जो टेम्परेचर आ रहा है धरती पर, ना वो इंसान ने बनाया है ना। तो मानव निर्मित इसलिए नहीं होंगे। ये कौन से हैं, भौतिक घटक हैं। ठीक, नेक्स्ट है पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पृथ्वी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट है हमारा पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था ना कि पृथ्वी को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, वो 4 भाग कौन से हैं, वो यही ही हैं, चारों के चारों भाग। जैसे अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो स्थल का मतलब होता है ये जमीन, ठीक है, तो जमीन वाला पार्ट होता है ना पृथ्वी का, उसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। जल मंडल किसको बोलते हैं, जिसपे जल है, जैसे जहां जहां पर भी समुद्र है उस एरिया को क्या बोलेंगे, जल मंडल बोलेंगे। वायुमंडल हम किसको बोलते हैं, जहां पर वायु है ना। जैसे देखो अगर हम अर्थ को यहाँ पे ऐसे निकालें, ठीक है, तो देखो अर्थ जो है बेसिकली इसमें यहाँ पर अर्थ के ऊपर जो भी वायु है उसको हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल। और जैव मंडल हम किसको बोलते हैं, जहां पर भी जीवन है उसको हम जैव मंडल बोलते हैं। तो देखो जैव मंडल जल मंडल में भी होगा, क्योंकि जल जो होता है समुद्र में जो जल है वहां पर भी जीवन होता है, इसीलिए वो भी जैव मंडल हो जाएगा। और जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल क्या है, जमीन, तो जमीन पर भी जीवन है क्योंकि प्लांट जमीन पर ही तो लगते हैं, तो जो स्थल मंडल है बेसिकली वो भी जैव मंडल का पार्ट होगा। और वायुमंडल जो होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वायु में भी फैले रहते हैं, इसलिए वायुमंडल का भी पार्ट जैव मंडल होता है ना। तो जैव मंडल जो है बेसिकली वो सभी में पाया जाएगा, स्थल मंडल में भी, जल मंडल में भी और वायुमंडल में भी। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। और जैव मंडल मतलब जहां पर भी जीवन हो, तो जीवन क्योंकि इन तीनों जगहों पे मिलता है इसीलिए जैव मंडल इन तीनों का पार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो कौन सा मंडल है। ठीक है, 2/3 की बात हो रही है। ठीक है, तो 2/3 भाग जो है वो जल मंडल है। आप लोगों को पता होगा पृथ्वी पर इतना स्थल नहीं है, यानी इतनी मिट्टी नहीं है जितना पृथ्वी पर पानी है, जितना समुद्र है बेसिकली उतना वो नहीं है, स्थल नहीं है ना। तो जल मंडल जो है 2/3 भाग तो केवल और केवल जल मंडल ही है। यानी कि अगर हम ये पृथ्वी है इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर दें, है ना,
ऐसे करके अगर हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर दें तो ये समझ लीजिए कि ये 2 भाग तो केवल पानी से ही भरे हुए हैं, है ना, केवल 1 भाग है जिस पर जमीन है, ये मतलब हुआ 2/3 भाग का। ठीक है, नेक्स्ट है धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं। देखो धूल के कण की बात हो रही है ना, धूल के कण और जलवाष्प जो हैं, यानी कि जल जो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कहाँ पे पाए जाएंगे। तो धूल के कण और जलवाष्प दोनों की दोनों चीजें कहाँ पाई जाती हैं, वायु में पाई जाती है ना, है ना। तो किस में पाई जाएंगी, ये वायुमंडल में पाई जाएंगी। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है, किस चीज को समाहित करता है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन में जलमंडल शामिल होता है, बिल्कुल होता है, स्थल मंडल भी शामिल होता है, वायुमंडल भी शामिल होता है और जैव मंडल भी शामिल होता है। यहाँ पे हम सब की स्टडी करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, ये पूछ रहे हैं कौन सा घटक नहीं है। तो देखो पहला है मानव, मानव तो पर्यावरण अध्ययन का घटक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मानव ही है ना। वायुमंडल और जलमंडल ये दोनों के दोनों हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना। देखो ये रहा वायुमंडल और ये रहा जलमंडल। ठीक है, कहाँ गया जलमंडल, ये रहा, है ना, ये दोनों भी हैं। ठीक है, सौर मंडल जो है ये क्या होता है, तो सौर मंडल में सूर्य और सूर्य के बाद मतलब सूर्य के आसपास जितने भी प्लेनेट बेसिकली परिक्रमा करते हैं वो सारे के सारे प्लेनेट का अध्ययन, तो ये हम नहीं करते हैं यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के अंदर। तो क्या आ जाएगा, सौर मंडल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए थोड़े कमेंट्स देख लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 65 में से ना आपको अराउंड 27 क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। वैसे तो 26 में भी पास ही हो जाएंगे, है ना, पर ज़्यादा करेक्ट जो होगा वो 27 होगा। 27 आपके करेक्ट होने चाहिए और 27 आपके तब करेक्ट जाएंगे जब कम से कम आप 35 वहाँ पे ये सोच के करके आओगे कि 35 मेरे करेक्ट हैं, तब आपके 27 करेक्ट निकलेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी है ना, आप जहाँ से भी पढ़ के जा रहे हो और वो जो यूनिवर्सिटी वाले जहाँ से भी पेपर बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन का तो ऐसे हो ही जाता है कि हमने जो पढ़ा है वहाँ पे कोई और क्वेश्चन सही है और जो यूनिवर्सिटी वाले ने देख के बनाया वहाँ पे कोई और क्वेश्चन सही है, ऐसे हो जाता है ना। तो उसका है ना हम वो भी नहीं कर सकते, मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि हमने यहाँ से पढ़ा ये ऑथेंटिक सोर्स है, तो आप यूनिवर्सिटी वालों को जाके बोल भी नहीं सकते हो क्योंकि वो लोग आंसर कीज नहीं देते हैं, है ना। तो जो उन्होंने डिसाइड करा है वो वही ही करेंगे और इसीलिए आपको कम से कम 35 क्वेश्चंस जब आप कर लोगे तब आप समझना, जब आपको लगे कि 35 मैंने एकदम करेक्ट करे हैं तब आप समझना कि आपके 27 सही हुए हैं, है ना। चलिए और कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके प्रेरणा ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा ऑप्शन है पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। एकदम करेक्ट बात है, किया जाता है ना आस पड़ोस, क्योंकि पर्यावरण का मतलब ही ये होता है कि हमारे चारों ओर का आवरण यानी हमारा आस पड़ोस। ठीक है, नेक्स्ट है स्थल मंडल जो होता है वो खनिजों का मुख्य स्रोत है। ये एकदम करेक्ट बात है। स्थल मंडल क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, और जितने भी खनिज होते हैं यानी जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, फॉस्फेट हो, सल्फर हो, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, मिट्टी में ही तो पाई जाती है ना। चाहे जितने भी हमारे बेसिकली चाहे जो भी चीज हो, इवन आयरन हो, है ना, या इवन कुछ भी हो, चांदी हो, सोना हो, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मिनरल्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, सारे सारे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ये भी एकदम करेक्ट बात है। और नेक्स्ट है जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। ये भी एकदम करेक्ट बात है। जैसे मैंने जैव मंडल का बताया था ना, जहां पर भी जीवन है ना, मिट्टी का वो पार्ट जहां पर जीवन है वो जैव मंडल है, और जल का वो पार्ट जहां पे जीवन है उसको जैव मंडल बोल देंगे। ठीक है, वायु का वो पार्ट जहां पर जीवन है उसको जैव मंडल बोल देंगे। तो जैव मंडल जो है वो बेसिकली क्या करता है, जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। ये भी एकदम करेक्ट बात है कि जो इकोसिस्टम होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है नेचर की, है ना। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो मैं आपको बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले, है ना, कि जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं या उत्पादक हैं वो सन की एनर्जी का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड और
लाइट और एक जल, ये तीनों चीजों का यूज करके वो खाना बनाते हैं और उस खाने को फिर कंज्यूमर्स खाते हैं और कंज्यूमर्स के बाद में कंज्यूमर्स को और प्लांट दोनों चीजों को अपघटक खाते हैं। तो यही बेसिकली इकोसिस्टम होता है ना। तो ये यहाँ पे पूछे कि कौन सा कथन सही है, तो ये तो हमारे सारे के सारे कथन सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा जो है वो सहायता करती है, किस चीज में सहायता करती है? पहला ऑप्शन है जल व स्थल के मध्य संतुलन में, या फिर जल और वायु के मध्य संतुलन में, या जैविक और अजैविक कारकों के मध्य। जैविक और अजैविक कार्य दोनों के मध्य जो भी संतुलन बनाए रखना है हमें, उसमें हेल्प करती है ना, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक का मतलब क्या हुआ? जैसे सोचो हम है जैविक, है ना, और जो जल है वो है अजैविक घटक। तो अगर हम जल का सही से उपयोग नहीं करेंगे, एक दिन जल खत्म हो जाएगा, और जब जल नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, है ना, ये सबको पता ही होगा। तो यानी जैविक और अजैविक कारक जो है उनके मध्य संतुलन बनाए रखना है ना, ये हमें पर्यावरण बताता है। तो ये सी ऑप्शन हमारा एकदम हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के जो घटक हैं वो क्या क्या हैं? तो देखो बालक और पर्यावरण दोनों ही हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो कैसी है ना, तो प्रकृति जो है वो कैसी है? बहुआनुभाषिक है, यानी कि मल्टीलिंगुअल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? कौन से स्तर पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं? तो देखो पर्यावरण शिक्षा है ना, वो बेसिकली हमारी प्राथमिक शिक्षा से स्टार्ट हो जाती है और हर लेवल पे पढ़ाई जाती है। प्राथमिक पर भी आपने देखा होगा कि 3rd 4th से ही पर्यावरण के बारे में बच्चों को सिखाना स्टार्ट हो जाता है, 3rd 4th से ही, है ना। और प्राथमिक स्तर की जो कक्षा होती है वो कौन सी होती है? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, ठीक है। और माध्यमिक स्तर जो होता है ये होता है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, ठीक है। और जो उच्च स्तर होता है वो होता है जो हमारी कॉलेज वाली पढ़ाई होती है, यानी कि बैचलर्स या फिर मास्टर्स या फिर पीएचडी, वो होती है उच्चतर स्तर, है ना। तो हर स्तर पर प्रदान करी जाती है पर्यावरण शिक्षा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है, क्या क्या है पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित? तो अध्यापक शिक्षा है, एकदम करेक्ट बात है, और प्रौढ़ शिक्षा है, यानी कि जो एडल्ट एजुकेशन है वो है, और सर्व शिक्षा अभियान, सारे की सारी चीजें करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, पर्यावरण का स्वरूप होता है, कैसा होता है पर्यावरण का स्वरूप? जैविक और अजैविक दोनों होते हैं, है ना। बेसिकली हमें जो जल या मिनरल या जितनी भी चीज है इस धरती पर, हमें उनका भी वो देखना है ना, जैसे कि चाहे वो इवन सन की तरफ से जो प्रकाश आ रहा है वो हो, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। वो अजैविक घटक हो गए, जैविक घटकों के भी बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं पर्यावरण में, यानी कि दोनों स्वरूप होते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं, कहाँ से आरंभ करते हैं? यानी कि शुरू करते हैं, आरंभ का मतलब शुरू, है ना। तो जैसे मैं बता रही थी कि प्राथमिक स्तर से ही हम स्टार्ट हो जाएंगे, और प्राथमिक स्तर पर भी, माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च स्तर पर भी, तीनों स्तर पर पढ़ाते हैं पर्यावरण को। पर यहाँ पे पूछा है कि आरंभ कहाँ से करते, तो आरंभ कहाँ से करेंगे? प्राथमिक स्तर से करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, कैसे दी जाती है? और विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, तो कैसे दी जाती है? भाषण द्वारा, एकदम करेक्ट बात है, टीचर आता है बताता है ना हमें पर्यावरण के बारे में, निबंध प्रतियोगिता द्वारा, खेलकूद द्वारा, या स्वयं अपनाकर। देखो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हमारा ए ही है, तो हम ए पर ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पहला है, पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, एकदम करेक्ट बात है, ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान जो है वो कैसे मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला है स्वयं एकत्रित करके, या प्रशासन की मदद से, या फिर अभिभावकों की मदद से। देखो हमारे बी और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, स्वयं हम नहीं कर सकते हैं ये चीजें, है ना। जैसे शैक्षिक भ्रमण का मतलब क्या होता है? बच्चों को ले जाओ, पार्क ले जाओ या फिर गार्डन ले जाओ और बच्चों को जाकर के बताओ पर्यावरण के बारे में, है ना। जैसे कहीं भी नदी वदी ले जाओ बच्चों को घुमाने, कोई भी लेक वेक ले गए घुमाने, है ना। तो वो, और सेमिनार क्या होता है? जैसे कि हमने एक सेमिनार रख लिया और उसमें हम बच्चों को पर्यावरण के बारे में स्लाइड्स बना के वो बच्चों को दिखा रहे सारी की सारी चीजें, है ना। तो शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार, ये दोनों ही चीजें हमें करनी चाहिए, है ना। और कैसे कर सकते हैं? प्रशासन की मदद से और अभिभावकों की मदद से। दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर घेरे हुए है और उस स्थान पर सीधा प्रभाव डालता है। ये जो परिभाषा है ये किसकी है? तो ये निम्बर्ट की है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है, कैसे प्रेरित करता है? अरोचक शिक्षा के लिए, या फिर रचनात्मक कार्य के लिए, या परीक्षा पास करने के लिए, या हतोत्साहित करने के लिए। ठीक है, देखो अनइंटरेस्टेड शिक्षा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं प्रेरित करेगा पर्यावरण, है ना। रचनात्मक कार्य के लिए करेगा। देखो रचनात्मक जैसी चीज जहां भी आ जाए ना, समझ लो यही सबसे बढ़िया चीज है ना। परीक्षा पास करना तो हमारा उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए एनसीएफ 2020 के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये तो हमारा एकदम गलत हुआ, एनसीएफ नहीं सॉरी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, है ना। और हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज करने के लिए, तो डिस्करेज करने के लिए तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता भाई, है ना। तो डी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भौतिक व जैविक पर्यावरण में सह संबंध के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं? पहला है पारस्परिक सह संबंध है, एकदम करेक्ट बात है। गुणांक सह संबंध भी है और ऐकिक सह संबंध भी है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक व जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करने वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है भ्रम, अंधविश्वास, संस्कृति और सभ्यता करेक्ट है। यातायात, संचार, शिक्षा, चिकित्सा ये भी करेक्ट है, और कृषि और उद्योग धंधे ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षा की जानकारी एक शिक्षक की सहायता करती है, किस चीज में सहायता करती है? वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए, करेक्ट बात है। विज्ञान अनुसंधान का मतलब क्या होता है? साइंस में कोई भी रिसर्च करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है उपयुक्त शिक्षण विधि चयन करने में, ये भी करेक्ट है। उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, ये भी करेक्ट है, यानी कि जो भी हम इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं वो बढ़िया हो, है ना। तो ये भी करेक्ट बात है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं उपकरण की बात करूं तो देखो जो कांच होता है वो भी हमें जमीन से ही मिलेगा, है ना। और जब हमें पर्यावरण की अच्छे से जानकारी होगी, बेसिकली भौतिक पर्यावरण की जब हमें अच्छे से जानकारी होगी, तब तो हम अच्छे से जो भी कांच है वो निकाल पाएंगे, है ना। तो जब हमने ग्लास या फिर कांच निकाल लिया जमीन से, उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके कैसे उसको प्योरीफाई करना है, कैसे उसको कितने टेम्परेचर पे उसको मेल्ट करना है, वो सारी की सारी हमें स्टडी कहाँ से होगी? पर्यावरण से ही तो मिलेगी, है ना। तो उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, यानी फिर वो जो ग्लास है यानी कि जो कांच है उससे हम सुंदर सुंदर अगर कुछ भी बनाना चाहें, है ना, ये कोई भी उपकरण बनाना चाहें, जैसे कटोरी बनाना चाहें, ग्लास बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, या फिर अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन भी हमें जमीन से ही मिलेगा, और आयरन निकाल के, लोहा निकाल के उससे अगर हमें कुछ भी चीज बनानी है ना, जैसे कोई भी जैसे बंदूक भी बनानी है कुछ, तो वो भी हम कब बना पाएंगे? जब हमें पर्यावरण के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे जमीन से कि कैसे निकालना है आयरन, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का जो महत्व है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, करेक्ट बात है। पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना, और विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं और पारिस्थितिकीय संतुलन को समझना, सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी जो है वो कैसे प्राप्त होती है? तो मृदा के संरक्षण का मतलब क्या हुआ? मृदा का मतलब होता है मिट्टी, है ना, और संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, यानी कि उसको हम कैसे बचाएं, है ना। तो मिट्टी के संरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? वृक्षारोपण करके, करेक्ट बात है, क्योंकि जब भी हम वृक्षारोपण करते हैं यानी कि जब भी हम प्लांट लगाएंगे नए, है ना, तो उससे क्या होगा? जो मिट्टी है वो बेसिकली वहीं पर ही रुकी रहती है ना। और पानी के बहाव को नियंत्रित करेंगे तभी भी मिट्टी वहीं पर ही रुकी रहेगी, क्योंकि पानी का बहाव को अगर हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो बहाव के साथ वहां से मिट्टी भी चली जाएगी, है ना। यानी कि हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है, किस चीज की विवेचना करता है? सामाजिक वातावरण की, करेक्ट है। भौतिक वातावरण की भी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है, किससे होता है? शैक्षिक पर्यटन से होगा हमारा शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान यानी कि हमें एग्जैक्ट जो नॉलेज मिलेगी, तो एग्जैक्ट नॉलेज हमें कब मिलेगी? जब हम जाकर के स्वयं चीजें देखेंगे। और शैक्षिक पर्यटन का मतलब यही होगा कि बच्चों का टूर कराओ, है ना। जैसे अगर आप उनको लेक के बारे में बताना चाहते हो तो लेक उनको जाकर के दिखाओ, है ना। अगर आप उनको और भी कोई भी चीज दिखाना चाहते हो, जैसे कोई भी माइनिंग होती है तो वो कैसे होती है, तो माइनिंग पॉइंट पे ले जाके दिखाओ बच्चों को, है ना। या फिर अगर आप किसी भी समुद्र के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो समुद्र को उनको ले जाओ बच्चों को, और तब समुद्र दिखाओ, तब उनको बताओ चीजें, है ना। इसी को हम बोलेंगे कि शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो रहा है बच्चों को। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, करेक्ट है। पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, तीनों चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ये समस्या केंद्रित होती है, करेक्ट बात है एकदम। समस्या केंद्रित मतलब कि कोई हमें समस्या दिखती है, फिर हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं और उस समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हैं, है ना, करेक्ट बात है। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित होती है, ये भी करेक्ट है। और नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होती है, ये भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भविष्य की ओर उन्मुख का मतलब क्या हुआ? बेसिकली हमें अभी पता चला है ना कि भविष्य में जाकर के, जैसे अभी हमारे यहाँ पर भी वो टाइगर वाइगर भी लाए गए हैं ना, तो इसीलिए ही लाए गए हैं। देखो हर चीज जो जितने भी स्पीशीज हैं इस धरती पर, हर एक स्पीशीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर यहाँ पर जो अभी लाए गए हैं टाइगर वाइगर, अगर वो नहीं होंगे ना तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ेगा, इसीलिए वो लाए गए हैं यहाँ पर, है ना। तो भविष्य की ओर उन्मुख यानी कि बेसिकली हमें देखना है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो भविष्य में जाकर के हमें इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हम भविष्य की ओर देखते हैं कि उसके लिए, भविष्य के लिए क्या करना सही रहेगा, क्या करना खराब रहेगा, है ना। तो उसको देखते हुए ही हम सारी की सारी चीजें करते हैं। इसी को ही बोल रहे हैं कि जो पर्यावरण शिक्षा है वो भविष्य की ओर उन्मुख होती है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है। किन किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है? तो विषय तो कोई भी आए, आपको क्या करना है? उपरोक्त सभी करना है, क्योंकि सारे विषय शामिल होते हैं पर्यावरणीय शिक्षा में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है, किससे होता है? पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से, करेक्ट बात है, और व्यवहारिक पक्ष से भी, दोनों से, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है ना। तो किसको नहीं करेगी? ये तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, क्योंकि ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है ही नहीं, है ना। कि जो बेसिकली जो भी हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि मान लो अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि देखो अगर कोई भी बच्चा साइंस का है ना, तो उसको है ना हार्ट का पता ही होना चाहिए कि हार्ट का मतलब कार्डियक होता है ना। तो उसका हार्ट से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो ऐसे वैसे चलता नहीं है साइंस वाले बच्चों का, मैं बताऊं तो अगर, है ना। पर अगर हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो एनवायरनमेंट की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, यानी जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं बेसिकली, तो उनके बारे में अगर ना भी बच्चे जाने तो भी इतना जरूरी नहीं है। हमें बेसिकली बच्चों को क्या बताना है? पर्यावरण के बारे में समझानी है चीजें, उनको समझ आ जानी चाहिए, है ना। बेसिकली उनको अगर टर्मिनोलॉजी ना आए, डेफिनेशन उनको याद नहीं हो, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरणीय अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? देखो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ना वो 3rd क्लास में स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि 3री क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है जो पर्यावरण शिक्षा होता है वो, है ना। तो 3री से 5वीं कक्षा ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वो कैसा हो, यदि वो एकीकृत हो, यदि वो समावेशी हो और यदि वो विषयगत हो। तीनों चीजें करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किस चीज का समर्थन नहीं करती है? कि बच्चे कम गलतियां करें, है ना, इस चीज का समर्थन नहीं करती है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ये चीज तो करेक्ट है ना। बच्चों को बहुत से प्रश्न पूछें, इससे भी बच्चों का दिमाग जो है वो विकसित होगा, क्योंकि बच्चे जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसको सोचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी करेक्ट है ना। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो सबसे गलत चीज जो है वो हमारी पहली ही है कि बच्चे कम गलतियां करें। बच्चे गलतियां कर करके ही सीखेंगे, है ना। तो बच्चों की गलतियों पे इतना ज्यादा वो करना ही नहीं है हमें, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? कौन सी है वांछनीय गतिविधि? कौन सी हो जाएगी कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों से संबोधित करना बच्चों को, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ये तो करेक्ट बात है। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है? बच्चों के विषय में जान करके कि बच्चों को कितनी जानकारी है, बच्चों को कितनी नॉलेज है, बच्चे कैसे बढ़ना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाएं बच्चों को, इसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये तो करेक्ट बात है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी करेक्ट बात है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों तथा परिभाषाओं पर बल देता है। देखो मैंने क्या बोला था, परिभाषाओं पर बल दे, परिभाषा रटवा दो वटवा दो, ये जहां भी चीजें हैं वहां तो आपको एकदम गलत कर देना है ना। और यहाँ पे हमें यही पूछा है कि सत्य क्या बात नहीं है ना। तो सत्य क्या नहीं है? सी ऑप्शन जो है ये हमारा हो जाएगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण
सेब भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ठीक है, कौन सा हो सकता है? तो पहला है अवलोकन और अभिलेखन, ये एकदम करेक्ट है ना। ये बोल रहे हैं कि बच्चों संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है, नहीं कि वो पढ़ रहे हैं। तो अवलोकन और अभिलेखन हो सकता है। अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग, ये तीनों तो नहीं होंगे। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो तो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति होएगी चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है आकलन। अभिव्यक्ति, हाँ, क्योंकि वो चित्र पढ़ेंगे तो बेसिकली एक्सप्रेस भी करेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, और उसका प्रयोग भी करेंगे लास्ट में जाके, है ना। नहीं, प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, है ना। तो यानी हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? धनात्मक संकल्पना है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम की। करेक्ट बात है। देखो, संज्ञानात्मक और आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम का मतलब क्या हुआ? जितना बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हुआ है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? उनका बेसिकली दिमाग का विकास कितना है, अभी कितने मैच्योर है वो, उसके आधार पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। और नेक्स्ट है आयु उपयुक्त, यानी कि बच्चे किस एज ग्रुप के हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो दोनों चीजें करेक्ट हैं। नेक्स्ट है अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश होना चाहिए। एकदम करेक्ट बात है, नहीं कि बच्चों को आप धमका के नहीं पढ़ाना है ना, प्यार से पढ़ाना है। और नेक्स्ट है स्कूल आधारित आकलन और आख्या प्रस्तुत करना। तो तीनों चीजें हमारी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए मुख्य प्रशिक्षण संकेतक है। किस चीज का संकेतक है? पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग का करेक्ट है। अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण का ये भी करेक्ट है। पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग का ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि, ठीक है, क्यों है? क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, या फिर यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ये भी करेक्ट है ना, और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये भी करेक्ट है ना, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए, है ना, कि जो एनवायरमेंट का करिकुलम है उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। पहला है बच्चों के अनुभव होने चाहिए, करेक्ट है। स्कूल का वातावरण होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। उपरोक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो आगे जाके शायद आप पढ़ो और आज शायद आपने पढ़ा भी है ना, मैंने शायद बताया भी होगा आपको। करिकुलम होता है एक चीज और एक चीज होता है सिलेबस, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? करिकुलम और सिलेबस। ठीक है, देखो करिकुलम का मतलब क्या होता है? करिकुलम या पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है कि स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी के सारी करिकुलम के अंदर आती हैं। चाहे वो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, चाहे वो स्कूल में गेम्स हो रहे हैं, चाहे स्कूल का वो लंच वाला टाइम है बच्चों का, चाहे बच्चों की आप डिबेट करा रहे हो, चाहे बच्चों को बाहर क्रिकेट खिलाने ले जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं करिकुलम में, है ना। सिलेबस क्या पार्ट होता है? केवल वो पार्ट होता है जो बच्चों का पढ़ाई से रिलेटेड पार्ट होता है, केवल और केवल वो होता है सिलेबस, है ना, कि बेसिकली बता दिया जाता है कि बच्चों को फर्स्ट क्लास में तो ये पढ़ाना है ना। तो सिर्फ पढ़ाई वाला पार्ट सिलेबस है, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल में हो रही हैं वो सारी की सारी करिकुलम के अंदर आ जाती हैं। इवन सिलेबस वाला पार्ट भी करिकुलम के अंदर ही आ जाता है ना। तो करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी करिकुलम है बेसिकली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पहला है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। देखो ये बात एकदम गलत है। पर्यावरण शिक्षा जो है वो जीवन भर दी जा सकती है और पर्यावरण के बारे में हम जीवन भर सीख सकते हैं, है ना। तो ये एक सिद्धांत नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है करेक्ट।